हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। इस देश में राम को पूजने वाले भी हैं, इस देश में रावण को पूजने वाले भी हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, हमारा संविधान उन्हें भी मानता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा संविधान उसे भी मानता है। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि तुम अपने मजहब के प्रचार प्रसार के लिए जलसे और जुलूस कर सकते हो, चाहे वो मुसलमान हो, नबी की सूरत पे प्रोग्राम, सीरत पे प्रोग्राम करते, चाहे वो हिंदू हो, रामायण करते, भगवत गीता का पाठ करते। संविधान इजाजत देता, यानी हर मजहब को खुली आज़ादी है कि संविधान के दायरे में रह करके वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजा बेटा पीछे आजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सीतापुर की तारीख़ी सरज़मीन और आज इस सरज़मीन पर एक बैरिस्टर के सिपाही और उसका एक अदना सा कार्यकर्ता एक बैरिस्टर की सरज़मीन पर आया है। मुझे नहीं मालूम उस बैरिस्टर को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 1857 की क्रांति में आपके जनपद के एक बैरिस्टर थे जिनका नाम शेख बंदे हसन था, लेकिन आज तारीख़ ने उन्हें भुला दिया, जिन्हें इसी महीने में यानी अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर को लखनऊ के कैसरगंज में कोतवाली के अंदर अंग्रेज़ों ने सर कलम कर दिया था और उनके सर को ला करके तंबौर में 15 दिनों तक लटकाया था, ताकि आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले जो मुजाहिदे आज़ादी हैं वो डर जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये तारीख़ी सरज़मीन और आज का ये मजमा डाइस पे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर जनाब नियाज़ हुसैन साहब, यूथ के ज़िला सदर जनाब साद नदवी साहब, निज़ामत कर रहे जनाब क्या नाम है जावेद हाशमी साहब, और हमारे सेंट्रल यूपी के सदर जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब, हमारे यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी जिनका ताल्लुक़ बस्ती ज़िले से है जनाब शोएब साहब, जनाब ख़तीब साहब जिनका ताल्लुक़ बाराबंकी से है, निज़ाम गाज़ी साहब, जनाब गयूर ख़ान साहब, जनाब शारिफ साहब, जॉइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश जनाब इमामुद्दीन साहब, और ज़िले के जनरल सेक्रेटरी जनाब शिशिर पांडे साहब, जनाब अमरदीप सिंह साहब जो मुख्य महासचिव हैं, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा पूर्व ज़िला अध्यक्ष यूथ जनाब काशिफ अंसारी साहब, तमाम पार्टी के मेरे ज़िम्मेदार साथियों, लखीमपुर से तशरीफ़ लाए ज़िला सदर लखीमपुर जनाब नसीम साहब, यूथ के जनाब आशू साहब, और तमाम हमारे जो साथी हैं, और सीतापुर की तारीख़ी सरज़मीन के मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों,
पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये प्रोग्राम आपके दरमियान में एक बेदारी मुहिम का हिस्सा है, जिसको हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश बल्कि एक देश के मानिंद है, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ की आबादी 24 करोड़ से ज़्यादा है, जहाँ पर 80 लोकसभा और 403 विधानसभा है, जहाँ पर 75 ज़िले हैं। ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सिपाही गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर तक, बनारस से बलिया तक पूरे प्रदेश का दौरा, कल हम जहां प्रोग्राम कर रहे थे जनपद सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की बाउंड्री थी, एक ग्राम सभा के अंदर। इस तरीके से हम पूरे प्रदेश में आवामी बेदारी मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रदेश की खुशनसीबी है कि हर साल हमारे प्रदेश में चुनाव भी होता है। विधानसभा ख़त्म तो लोकसभा, लोकसभा ख़त्म तो एमएलसी, एमएलसी का ख़त्म तो फिर ज़िला पंचायत, निकाय चुनाव, फिर विधानसभा आ जाता है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत नहीं है। सियासत लोकतंत्र में हिस्सेदारी पाने के लिए अहम ज़रूरत है। जिस समाज ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ये मैं कहूँ कि जिस समाज ने लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिलता। हमारे देश का संविधान, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, इतना खूबसूरत संविधान दुनिया के किसी देश का संविधान नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि आप इस देश की सबसे बड़ी किताब किस किताब को मानते हैं? मैंने कहा संविधान को। बोले कुरान को क्यों नहीं? मैंने कहा वो दुनिया की पूरी सबसे बड़ी किताब है। बोले संविधान को क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरा संविधान मुझे कुरान पढ़ने की इजाजत देता है। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि इस देश में कपड़ा पहनने वाले, कपड़ा ना पहनने वाले दोनों पूजनीय है। इस देश में कुत्ता खाने वाले, बिल्ली खाने वाले, सूअर खाने वाले, बड़े का खाने वाले, दो सब पूजनीय है। हर समाज अपने समाज के उलमा को, यानी पंडित को, लफ्ज़ पंडित कोई बिरादरी नहीं होती, बिरादरी ब्राह्मण होती है जिसमें 18 जातियां। वकील साहब बैठे। पंडित के माने होता है काबिल, अगर उसका तर्जुमा अरबी में करेंगे तो आलिम के होता है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, हमारे हिस्ट्री के टीचर थे डॉक्टर रहबर साहब, उन्होंने संस्कृत से पीएचडी किया था। तो आर्य समाज के प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता था बतौर मेहमान खुसूसी। तो एक प्रोग्राम में मैं उनकी स्पीच सुन रहा था। दूसरे दिन अखबार में जब उनका नाम आया तो उसमें लिखा हुआ था पंडित रहबर। तो जब हम कॉलेज में गए तो हमने क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने कहा मुझे आपसे शिकायत है। कहें क्या शिकायत है? मैंने कहा आपने अपना मजहब तब्दील कर लिया। बोले तू मेरा शागिर्द है, तू तो जाहिल नहीं हो सकता। मुझे यकीन था। मैंने कहा पंडित लिखा हुआ है अखबार में आपका नाम। बोले अबे जाहिल, पंडित के माने आलिम होता है, काबिल होता है, पढ़ा लिखा होता है।
तो इस देश में हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। इस देश में राम को पूजने वाले भी हैं, इस देश में रावण को पूजने वाले भी हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, हमारा संविधान उन्हें भी मानता है। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा संविधान उसे भी मानता है। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि तुम अपने मजहब के प्रचार प्रसार के लिए जलसे और जुलूस कर सकते हो, चाहे वो मुसलमान हो, नबी की सूरत पे प्रोग्राम, सीरत पे प्रोग्राम करते, चाहे वो हिंदू हो, रामायण करते, भगवत गीता का पाठ करते। संविधान इजाज़त देता, यानी हर मजहब को खुली आज़ादी है कि संविधान के दायरे में रह करके वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। और संविधान ही हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी समाज अपने समाज को लेकर के एक सियासी दल बना सकता है और संविधान उस सियासी दल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस देता है चुनाव लड़ने का। और हर समाज की जो पार्टी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लगभग कमोबेश 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। कितनी? 2500। और हर पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अख्तियार हमारे देश का संविधान देता। लेकिन इस देश में मेरी नमाज, मेरे नबी, मेरी कुरान, मेरे अल्लाह पर टिप्पणी करने की इजाज़त दूसरे समाज को संविधान नहीं देता। मेरे हिंदू भाई के ऊपर टिप्पणी करने की इजाज़त या उनके देवी देवताओं या उनके खुदाओं को टिप्पणी करने की इजाज़त ना मेरा संविधान देता है, ना मेरा कुरान देता है। मैं क्या खाऊं ये मेरा अख्तियार है। मेरी बहन नकाब पहने या ना पहने ये उसका अख्तियार है। हमारे देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन आज इस देश में सबसे ज्यादा टिप्पणी, सबसे ज्यादा अगर हमारे आका पर बदकलामी, अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात पर गलत टिप्पणी, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी पर टिप्पणी, गोश्त खाने पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी, लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी। क्यों? कभी आपने सोचा? हम और आप नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया है कि हमें बीजेपी को रोकना। ये हमने आज़ाद हिंदुस्तान में 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान अपना सियासी मरकज नहीं बनाएगा, मुसलमान अपनी सियासी जमात नहीं बनाएगा, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमान ने की थी। हमसे कहा गया मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा, कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा, कहा नेहरू तुम्हारा लीडर। हमने लब्बैक कहा, कहा इंदिरा तुम्हारी नेता। हमने लब्बैक कहा। अगड़ों की, पिछड़ों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, दलितों की, बैकवर्ड क्लास की, मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। सही है या गलत?
मुस्लिम लीग के लोग नाराज हो गए। कहा गया मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक पार्टी, एक फिरका परस्त जमात है। मैं उस मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा हूं जो मुस्लिम लीग जिना की थी। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं जो केरला के अंदर है आज भी, जिसके पास विधायक है, एमपी है, और यही कांग्रेस जाकर के वहां पर उनसे गठबंधन भी करती है। मुस्लिम लीग के लोग नाराज हो गए, खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग हमारी पार्टी, मुस्लिम लीग का परचम हमारा परचम है। और वो नाराज होकर के उस कन्वेंशन से निकल करके चले गए वापस। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म नहीं किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा जान अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा, जो पेशे से वकील भी थे और एक आलिम भी थे, जामिया निजामिया से उनकी फरागत थी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़ादी के पहले की जमात, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश के संविधान के दायरे में रह करके एक सियासी पार्टी बनने का काम मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने किया। उन पर भी दबाव डाला गया और कहा गया कि तुम अपनी पार्टी को ख़त्म कर दो। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को 11 महीना बगैर किसी FIR के जेल की सलाखों में रखा गया। सिर्फ 1 घंटे उनको बैरक से बाहर निकाला जाता और कहा जाता कि तुम वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, फरागत हासिल कर लो। लेकिन मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा कि तुम मुझे 11 महीना नहीं 11 साल जेल की सलाखों में डाल दो, लेकिन मैं मेरी जमात को ख़त्म नहीं करूँगा। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा से कहा गया कि हम तुम्हें केंद्र के अंदर मंत्री बनाएंगे, तुम MIM को ख़त्म कर दो। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने कहा कि मैं तुम्हारे मंत्रालय को अपनी जूतियों की नोक पर रखता हूं, मैं अपनी पार्टी को खत्म नहीं करूंगा। हमारे कायदीन की वो दूर अंदेशी आज केरला और हैदराबाद के अंदर मुसलमान जितनी आज़ादी से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मेरा ये चैलेंज है कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी के साथ मुसलमान अपनी ज़िंदगी को गुजर और बसर नहीं कर रहा है। क्या आपने कभी सुना कि हैदराबाद शहर में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग गोश्त खाने या ले जाने की वजह से हुई? क्या आपने कभी सुना कि हैदराबाद की किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतारा गया? क्या आपने कभी सुना कि हैदराबाद में किसी मुसलमान की दाढ़ी और टोपी को नोच करके मारा गया? क्या आपने कभी सुना कि हैदराबाद के किसी कॉलेज में हमारी बहन के हिजाब को नोचा गया? क्या आपने सुना? नहीं सुना। ऐ समाजवादी पार्टी और BSP के मुस्लिम चपरासियों, हम पर इल्जाम लगाने वालों, ऐ दलालों BJP और समाजवादी पार्टी के, जो तुम हम पर इल्जाम लगाते हो, एक कहता है कि ओवैसी मुसलमानों को भड़काता है, एक कहता है कि ओवैसी BJP को फायदा पहुंचाता है। सच तो यह है कि BJP समाजवादी मुसलमानों को, BJP हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाती है और समाजवादी मुसलमानों को BJP का खौफ दिखाती है। ये सच्चाई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के मुसलमानों को, जो पिछड़े मुसलमान हैं, 4% उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, अलग कर दिया गया उनका 4% रिजर्वेशन। क्या उत्तर प्रदेश में आपका रिजर्वेशन अलग किया गया? 341 की लड़ाई कब से लड़ी जा रही है? क्या आपकी बातें मानी गई? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने 341 पर लड़ाई लड़ने के लिए,
लोगों ने अपनी रोटियां से की, जाके समाजवादी पार्टी में अपने सर को खम कर दिया, मंत्रालय लेकर के बैठ गए। उनके पीछे लड़ने वाला जेल की सलाखों में मुकदमे झेल रहा है। क्या मेरी बात गलत? सोचिए वो कौन लोग हैं। मैं किसी सियासतदान का बेटा नहीं हूं और ना मैं पर्सनल आपसे अपने लिए वोट की भीख मांगने आया हूं और ना मेरे घर की रोजी रोटी सियासत से चलती है। मेरा मकसद खिदमत है। मैंने जरिया चुना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी एक बेबाक आवाज है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लोग कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। अरे जब जब मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हुई तब तब लोगों ने इल्जाम लगाया हम पर। राजभर पर इल्जाम नहीं, वो बीजेपी के साथ रहेगा, बाद में फिर आएगा कहेगा कि हम बीजेपी की बी टीम